गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थी, हम बात करते हैं राजनीति में अपराधीकरण की भूमिका। और ये आपका दूसरा पार्ट है कि राजनीति में अपराधीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, राजनीति में अपराधीकरण किस प्रकार को बढ़ता है। तो आपने जैसे भी आतंकवाद के बारे में पढ़ा था पहले के चैप्टर में, उसी प्रकार से राजनीति में किस प्रकार आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बदतर जीवन जी रहा था और स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा थी कि अब उसके जीवन में खुशहाली आए। और मगर गरीब की स्थिति अभी क्या हो गई है, बदतर बन गई है। बहुत से गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ वो नहीं मिल पा रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो अमीर वर्ग है वही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। चुनाव में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कर दिया, क्षत विक्षत कर दिया। तो अगर हम बात करें कि भाई राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ क्या है, तो देखिए राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ, क्योंकि राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ किस आधार पर लिया जाता है। राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ देखो, राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता प्राप्त करने तथा सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना, जैसे चुनाव प्रचार है, सत्ता को हथिया देने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, या समय समय पर अपराधियों की मदद वो लेते रहते हैं। ये केन प्रकार सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षी ही अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रदान साधनों के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। यानी किसी न किसी प्रकार से वो सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए वो आपराधिक तत्वों का सहारा लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीति अपराधीकरण को जन्म देती। आज हमारे यहाँ की हम बात करें तो राजनीति को आज एक अच्छा व्यवसाय मान लिया गया और इस अच्छा व्यवसाय मानने के कारण ही आज राजनीति में ज्यादा से ज्यादा अपराध की भूमिका देखने को मिलती है। जिसमें अगर आप बात करते हैं तो दलीय राजनीति में अपराधीकरण को जन्म देती है और दलीय राजनीति में सबसे ज्यादा राजनीतिक अपराधीकरण की भावना विद्यमान रहती है। तो राजनीतिक अपराधीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो देखिए राजनीतिक अपराधीकरण के कारण ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रीय चरित्र का पतन। राष्ट्रीय चरित्र का पतन होना
राजनीतिक अपराधीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इसके साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, भौतिकवाद की प्रवृत्ति, भौतिकवाद की प्रवृत्ति, भौतिकवाद की प्रवृत्ति, चुनावी राजनीति पर, चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव, इसके साथ साथ न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां, न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियां, खामियां यानी कमियां जिसे कहते हैं, इसके साथ साथ निर्वाचन प्रणाली की खामियां, निर्वाचन प्रणाली की खामियां, धन बल राजनीति का मिश्रण, धन बल व राजनीति का मिश्रण, इसके साथ दलीय राजनीति, दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति, दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की भावना। तो ये ऐसे कई कारण हैं जिनके माध्यम से राजनीति में अपराध की जो भूमि है, या कहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण की जो भूमिका वो बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ जैसे निष्पक्ष, ईमानदार व राष्ट्र हितों के प्रति कटिबद्ध नेतृत्व का अभाव है, शासन की क्षमता व गुणवत्ता में भारी गिरावट आना, कानूनों को प्रभावशाली तरीके से लागू न करने की व्यवस्था, चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव, जनता में आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीतिकों की स्वीकार्यता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से आज राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति वो बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इन सभी के कारण हम बात करें तो धीरे धीरे राजनीति में अपराध की भूमिका बढ़ती है। राजनीति के लोग अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में प्रवेश करवा देते हैं। अगर आप देखोगे तो जो लोकसभा के चुनाव में, अगर आप विधानसभा के चुनाव में भी देखें तो निश्चित रूप से कई बार ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं जो बागी किस्म के होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के किस्म के होते हैं, और वो चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के आपराधिक तत्वों को सहायक लेते हैं, और जिससे राजनीति में अपराधीकरण की जो भूमिका है वह अपराधीकरण की भूमिका सबसे ज्यादा क्या होती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करें कि भारतीय राजनीति में वर्तमान परिदृश्य में अपराधीकरण की भूमिका किस प्रकार को प्रभावी है। यानी हमारे देश में वर्तमान समय में जो राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का क्या स्वरूप है। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य, यानी आज के समय में हमारे देश में जो राजनीति है, उस राजनीति का वर्तमान परिदृश्य क्या है। क्या वास्तव में हमारे यहाँ पर
राजनीति में आपराधिकरण की भूमिका देखने को मिलती है। तो आप बात करें कि 16वीं लोकसभा के चुनाव में 34% सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे। यानी 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, 16वीं लोकसभा में 34 सदस्य आपराधिक प्रवृत्ति वाले थे। यानी 16वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 34 जो सदस्य थे ना, वो आपके आपराधिक प्रवृत्ति वाले सदस्य थे, और जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन है। और हमारे जनप्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की जो निरंतर बढ़ती संख्या है, वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। यानी हमारे देश में निरंतर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो वास्तव में हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या और इसके अपराधीकरण के स्तर प्रदर्शित करती है, और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से वो किया जाता है। अब राजनीतिक अपराधीकरण के दो भिन्न अर्थ देखे जा सकते हैं। एक तो संकीर्ण अर्थ में, जिसमें अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष व हस्तक्षेप से हैं, जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष व हस्तक्षेप करते हैं। और व्यापक अर्थ में बात करें तो अपराधियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने के संबंध में है। इस धन का बाहुबल से किसी राजनीतिक दल की मदद करना, फर्जी मतदान करवाना, बूथ कैप्चरिंग करवाना, विपक्षी उम्मीदवारों के मतदाताओं को धमकाना, हत्या कर देना आदि गतिविधियों की संहिता वो मानी जाती है। तो ये राजनीतिक हमारे देश में अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार से राजनीतिक अपराधीकरण का सहारा वो लिया जाता है। चुनाव में लोगों को धमकाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजनीति का अपराधीकरण, और राजनीति के अपराधीकरण में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य। भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य कि आज के समय में अगर हम हमारे देश में देखें तो राजनीति का अपराधीकरण है वो किस प्रकार से। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 16वीं लोकसभा में लगभग 34 जो सदस्य थे वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जिसके विरुद्ध आपराधिक मामले विचाराधीन है। और आज हमारे जनप्रतिनिधियों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यदि हम बात करें कि भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते हुए अपराधियों की संख्या, इसके कारण अपराधीकरण का स्तर वो प्रदर्शित करती है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन अलोकतांत्रिक और निरंकुश ढंग से वो करते हैं। राजनीति के अपराधीकरण को दो भिन्न अर्थों में देखा जा सकता है। पहला अर्थ है संकीर्ण अर्थ में, यानी किस अर्थ में? संकीर्ण अर्थ में। क्योंकि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उसका संकीर्ण अर्थ क्या है कि अपराधियों का विधानसभा और भारतीय संसद में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना, यानी अपराधियों का विधानसभा व भारतीय संसद में प्रत्यक्ष प्रवेश करना, ये तो इसका। और व्यापक अर्थ में देखें, व्यापक अर्थ में देखें तो निश्चित रूप से कि अपराधियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति और शासन को प्रभावित करने से संबंधित है। यानी कि जो अपराधियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति
प्रभावित करना, यानी शासन को प्रभावित करना। तो राजनीतिक अपराधीकरण का अगर हम दो अर्थ के रूप में देखें तो एक संकीर्ण अर्थ के रूप में और दूसरा है व्यापक अर्थ के रूप में। इसमें धन बाहुबल से किसी भी राजनीतिक दल की मदद करना, असामाजिक तत्वों के माध्यम से बूथ कैप्चर, यानी जो बूथ होता है जहां पर मतदान होता है उन मतदान को अपने नियंत्रण में लेना, चुनाव में फर्जी मतदान करवाना आदि है। और विपक्षी उम्मीदवार के मतदाताओं को धमकाना है, हत्या कर देना आदि गतिविधियां इसमें सम्मिलित वो की जा सकती है। पार्टी के लिए जैसे फंड जुटाने से लेकर के बल व पैसे के जोर पर मतदाताओं का रुख बदलने अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि वो हुई है। आज भी आप देखते हो कि कहीं जहां पर जो उम्मीदवार है वो अपराधियों का सहारा लेकर के बूथ कैप्चरिंग करवा लेते हैं, मतदाताओं को धमकाते हैं, या इसके साथ साथ में मतदाताओं का जो रुख है वो बदलने का प्रयास करते हैं, चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने का काम करते हैं, बैठकों, सम्मेलनों, पैसे या डरा धमका करके भीड़ इकट्ठी करना, सुनियोजित ढंग से आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं की एक फौज बना करके आज एक आम बात सी हो गई है। स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक बस ये गणित काम करता है, यानी राजनीतिक अपराधीकरण में अगर आप देखोगे तो स्थानीय स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे कार्य आम बात सी हो गई है। अगर देश के प्रत्येक कोने में चुनाव का आपराधिक गतिविधियों में सन्निकट संबंध रहा, यानी देश में जो भी आम चुनाव होते हैं उन आम चुनाव में आज अपराधियों का जो सन्निकट गतिविधियां अपराधियों की उनका एक संबंध सा बन गया है। किसी विशेष उम्मीदवार को मत डलवाने से लेकर के मतदाताओं को डराना, धमकाना, उन्हें मतदान केंद्र पर पहुंचने से रोकना, समाज के कमजोर वर्गीय तबके के लोग जैसे दलित है, महिलाएं, आदिवासी जातियां या पिछड़े लोगों को विगत 20 साल में एक भी चुनाव बिना हिंसक गतिविधियों, धनबल के प्रयोग के बिना संपन्न नहीं हुए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम पीछे के 20 सालों तक देखें तो निश्चित रूप से कोई भी एक ऐसा चुनाव नहीं है जो इन गतिविधियों के माध्यम से संपन्न न हो, यानी इन गतिविधियों को निश्चित रूप से काम में वो लिया जाता है। तो इन अराजकतापूर्ण स्थिति व हिंसक गतिविधियों का कारण ही राजनीतिक और अपराधियों के मध्य स्थापित सांठगांठ है। वास्तव में देखा जाए तो ये जितनी भी गतिविधियां हो रही है, इन गतिविधियों के पीछे राजनीतिज्ञों और अपराधियों इन दोनों का एक मिलाजुला ग्रुप काम कर रहा है, एक सांठगांठ, एक तालमेल, एक सामंजस्य वो कार्य कर रहा है। कई कट्टर अपराधी जो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतकर और संसद के गलियार तक पहुंच जाते हैं, और कई कट्टर ऐसे होते हैं लोग जो वास्तव में जेल में बैठे हैं फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत करके संसद के गलियार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्वों के विरुद्ध सभी प्रकार के मामले विचाराधीन। आज भी सरकार है ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके विरुद्ध जो मामले हैं मामलों पर विचार कर रही है, जिसमें जैसे मान लो हत्याएं हैं, डकैती, अपहरण, जबरन वसूली से लेकर के और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध वो सम्मिलित है। तो ऐसे अपराधी बैठे हैं जो ऐसे अपराध करते हैं और ऐसे अपराध को करते हुए जेल में बैठे बैठे भी चुनाव जीत करके और संसद के गलियार तक वो पहुंच जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो राजनीति के अपराधीकरण को किस प्रकार रोक सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, हम किस प्रकार राजनीतिक अपराधीकरण को रोक सकते हैं। तो देखो, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के कौन कौन से उपाय है, किस प्रकार हम आज भारतीय राजनीति में जो अपराध की भूमिका बढ़ रही है उसको रोक सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के उपाय। तो कौन कौन से उपाय है जिससे हम राजनीतिक अपराधीकरण को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले कि राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र व जवाबदेही का विकास किया जाए, यानी राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र का विकास, यानी जो भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों में जो भी मतदान होते हैं उन मतदान में लोकतांत्रिक तरीके से मतदान किया जाना चाहिए। ठीक है,
किसी व्यक्ति विशेष या छवि को देख करके नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक यानी सामूहिक निर्णय के आधार पर व्यक्तियों का चयन होना चाहिए। दूसरा, आपके संविधान द्वारा राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली एवं कार्य विभाग को नियंत्रित करने को कानूनी व्यवस्था का प्रावधान, यानी कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करना चाहिए। कानूनी व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। तीसरा, आपके फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाए। इसके साथ साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर चुनाव लड़ने पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं लोग हैं, उन पर चुनाव लड़ने के लिए उनसे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके साथ साथ दो से अधिक मामले दर्ज है, उन लोगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 2 या 2 से अधिक मुकदमे वालों पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके साथ साथ अपराधियों को जो टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे नोटा है, वह अन्य जो पुख्ता उपायों की व्यवस्था हो जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति चुनाव न लड़ सके। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ राजनीति में जो अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस अपराधीकरण प्रवृत्ति को भी रोका जा सकता है। तो अपराधिक प्रवृत्ति न बढ़े, इसके लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम है A.N. बोहरा समिति, और इस A.N. बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके माध्यम से राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण पर किस प्रकार रोक वो लगाई जा सकती है। तो A.M. बोहरा समिति के माध्यम से ये एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लगभग आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। A.M. बोहरा समिति की रिपोर्ट। इस A.M. बोहरा समिति की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता से जांच की और अध्ययन शासन द्वारा M.N. बोहरा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई कि भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण है। तो M.N. बोहरा के अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में जो माफिया नेटवर्क है एक समानांतर सरकार चला रहा है, यानी सरकार के साथ साथ एक भूमाफिया जो नेटवर्क है, जो अपराधियों का एक नेटवर्क है, वो सरकार के साथ साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसके साथ साथ शासकीय मिशनरी या राजतंत्रीय हंसिए पर कर दिया गया है, यानी जो प्रशासकीय मिशनरी है वो बिल्कुल हंसी पर हो गई है, और जो भूमाफिया है, जो आपके आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं वो निश्चित रूप से अपना कार्य वो कर रहे हैं। तो इसमें कारण है कि एक भारतीय मतदाता की उदासीनता, अगंभीरता एवं भाव शून्यता ने इस प्रवृत्ति में क्या किया, अभिवृद्धि की है, क्योंकि जो भारतीय मतदाता है वो वास्तव में उदासीन हो गए, इसके साथ साथ वो गंभीर नहीं है और भाव शून्य हो गया है। और
इसके कारण अपराधियों की जो भूमिका है वो राजनीति में अधिक बढ़ी है। इसके साथ माफिया गिरोह को स्थानीय नेताओं से संरक्षण प्राप्त होने से उन्होंने गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, जो भी माफिया गिरोह है उनके सदस्यों को जो इस प्रांतीय या जो स्थानीय जो नेता है, ठीक है, वर्चस्व वाले लोग हैं, उनका संरक्षण मिला है, जिसके कारण वो अपना कार्य वो करते हैं वो लाभ के लिए। कालांतर में माफिया राजनेता का द्विगठबंधन त्रिगठबंधन में बदल गया। पहले तो केवल देखो राजनेता और अपराधी, कौन कौन थे? राजनेता, उसके बाद अपराधी, ये दो ही मिले हुए थे। अब इनके साथ में और कौन मिल गया? प्रशासन, जिसे हम पुलिस के लोग भी कहते हैं। इन तीनों का एक त्रिगठबंधन बन गया है। तो राजनेता और अपराधी मिले थे, राजनेता अपराधी के साथ में पुलिस का गठजोड़ बनने से अब ये त्रिगठबंधन वो बन गया है। और पुलिस, अपराधी और राजनेता का गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र को बिल्कुल दीमक की तरह क्या कर रही है? चाट रही है। यानी इन तीनों ने मिलकर के और भारतीय लोकतंत्र को क्या लगा दी है? दीमक लगा दी है। और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटाकर राजनीतिक व्यवस्था को अपराधीकरण से बचाना भारतीय चुनावी राजनीति की प्रथम प्राथमिकता वो रही है। अगर हम बात करें कि सार्वजनिक स्तर पर हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मिटा करके राजनीतिक व्यवस्था में जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को मिटाना आज हमारी क्या बन गई है? प्राथमिकता बन गई है। जब तक ये गठजोड़ टूटेगा नहीं, राजनेताओं का, अपराधियों का और पुलिस का, तब तक हमारे राजनीतिक व्यवस्था से जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति है, जो आपराधिकरण की जो प्रवृत्ति है, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए देखो, न्यायपालिका, पुलिस, निर्वाचन आयोग व नौकरशाही की निष्पक्षता एवं जनता की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी व सक्रिय ईमानदारी से ही राजनीति में अपराधीकरण कम हो सकता है। तो इसमें एक देखो, न्यायपालिका सहयोग कर सकती है, न्यायपालिका के साथ साथ में नौकरशाही की निष्पक्षता, और भारतीय राजनीति में चुनावी प्रक्रिया को ईमानदार बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम राजनीतिक अपराधीकरण को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये समाप्त नहीं हुआ तो वही बात है कि भाई भारतीय लोकतंत्र में ये जो राजनीति का जो अपराधीकरण है, अपराधियों की जो भूमिका है, वो एक दीमक की तरह कार्य कर रहे हैं।